चैप्टर नंबर 7, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग का वैसे डिफरेंस क्या होता है? अगर हम लोग इसको किताब से पढ़ने के बगैर वैसे इसका डिफरेंस जो हम लोग रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं, आम प्रैक्टिस है कि अगर आप किसी मेडिकल स्टोर के ऊपर जाओ और आप उसको एक प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ, वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़े, उसका डोज वगैरह देखे और आपको शेल्फ के ऊपर से उतना डोज और वही मेडिसिन जो है वो निकाल कर पैक करके दे दे, दैट इज डिस्पेंसिंग। कि ऑलरेडी आपके पास जो है एक प्रिस्क्रिप्शन आई है, आपने उसके ऊपर से मेडिसिन पढ़ी है और आपने पेशेंट की नीड के मुताबिक उसको मेडिसिन दे दी है, दैट इज डिस्पेंसिंग। अब एक होती है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग जो है उसके अंदर क्या होता है कि जो आपको प्रिस्क्रिप्शन दी गई है, वो जो मेडिसिन है वो रेडी टू यूज फॉर्म में आपके पास मौजूद नहीं है, आपने उसको बना के देना है। जैसे आपके पास कोई पेशेंट आए और वो कहे कि मुझे 5% ऑइंटमेंट बना दें सल्फर की, ठीक है, या 5%, ये ज़्यादातर टॉपिकल प्रिपरेशंस होती हैं ऐसे जो कि डॉक्टर्स लिख देते हैं कि आप लोग किसी फार्मेसी से जाके ले लें, और हर फार्मेसी बना के भी नहीं देती, कुछ स्पेसिफिक फार्मेसीज बना के देती हैं। हम जाके उनको प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं और वो उसके बाद कहते हैं कि 2 घंटे में मिल जाएगी, 4 घंटे में मिल जाएगी, अगले दिन मिलेगी, इस तरीके से। ज़्यादातर टॉपिकल प्रिपरेशंस के लिए या फिर समटाइम्स और भी बहुत सी प्रिपरेशन होती हैं जिनके लिए ये कंपाउंडिंग करवाई जाती है। इसमें पेशेंट नीड के मुताबिक जो है वो ड्रग मैनिपुलेट करके, ड्रग को बनाकर, ड्रग को कंपाउंड करके आप तक पहुंचाया जाता है। ये रेडी टू यूज फॉर्म में, कमर्शियल फॉर्म में मेडिसिन मौजूद ऑलरेडी नहीं होती। इसके इंग्रेडिएंट जरूर मौजूद होंगे, मतलब इसके अगर 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स हैं तो वो कमर्शियली अवेलेबल होंगे, लेकिन उनको किस हिसाब से, कितना कैलकुलेट करके, कितना वे करके, किस तरीके से एडिशन करके उनको बना के देना है, वो आपकी फार्मेसी के अंदर ही कंपाउंड होती है। ये मेडिकल स्टोर के ऊपर कंपाउंडिंग नहीं होती, मेडिकल स्टोर के ऊपर जस्ट डिस्पेंसिंग होती है। कंपाउंडिंग जो है वो एक फार्मेसी के फुल फ्लेज सेटअप के ऊपर होती है। तो अगर हम डिस्पेंसिंग की देखें तो इन डिस्पेंसिंग मेडिसिन आर सप्लाइड टू द इंडिविजुअल पेशेंट यूजुअली इन रिस्पॉन्स टू अ प्रिस्क्रिप्शन। इट इज कंसर्न विद प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन। ये इसकी डेफिनेशन है कि आप जाके उसको, पेशेंट जाके अपनी प्रिस्क्रिप्शन देगा, प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर दवाई पढ़ के पेशेंट को दवाई दे दी जाएगी, दैट इज डिस्पेंसिंग। अब अगर कोई डिस्पेंसर है या कोई डिस्पेंसिंग कर रहा है, तो डिस्पेंसिंग में किस किस किस्म का नॉलेज आपके पास होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो मेडिसिन हैं उनके डोजेस क्या हैं, उनकी डोजेज फॉर्म्स, किन किन डोजेज फॉर्म्स में वो अवेलेबल है। उसके अलावा जो है उसकी इनकम्पैटिबिलिटीज क्या है, मतलब उस वो मेडिसिन जो है वो फिजिकल, केमिकल और थेरेप्यूटिकली तौर पर किस तरीके से खराब हो सकती है। अभी के लिए इनकम्पैटिबिलिटी आप समझें कि मेडिसिन का खराब हो जाना। आगे इससे नेक्स्ट चैप्टर इनकम्पैटिबिलिटी का, हम इनकम्पैटिबिलिटी को डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और स्टेबिलिटी स्टडीज भी होनी चाहिए कि किस मेडिसिन को हमने फ्रिज में रखना है, किसको हम लोगों ने जो है लाइट से दूर रखना है, किसको हम लोगों ने किस टेम्परेचर पे रखना है। आपको स्टेबिलिटी स्टडीज का भी पता होना चाहिए। कौन सी मेडिसिन जो है उसकी कितनी हाफ लाइफ है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 4 ओरल सस्पेंशन होती हैं उनको रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद उनके उन घर में जाके जब उनके अंदर हम पानी डाल के उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद जो है, मतलब कुछ के 7 डेज होते हैं, कुछ के 10 डेज के बाद वो मेडिसिन आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो कुछ मेडिसिन की स्टेबिलिटी का पता होना चाहिए। उसके अलावा जो है पैकेजिंग मेथड्स का पता होना चाहिए, लेबलिंग प्रोसीजर्स का पता होना चाहिए। अब पैकेजिंग एंड लेबलिंग, पाकिस्तान के अंदर न्यू पैकेजिंग और न्यू लेबलिंग करके मेडिसिन को नहीं देते। ऑलरेडी जो हमारे पास मेडिसिन आती है वो पैकेज्ड और लेबल्ड फॉर्म में होती है, हम बस उसके अंदर से जो है जितना डोज चाहिए उतना दे देते हैं। लेकिन ज़्यादातर बाहर की कंट्रीज के अंदर ये होता है कि बल्क में मेडिसिन आती है, मतलब जो अगर आपकी कोई टेबलेट है तो वो 1000 की पैकिंग या 500 की पैकिंग आएगी, उसके अंदर से अगर पेशेंट को फर्ज करें 5 चाहिए तो उसको वहां से डिस्पेंस करके किसी एक बॉटल के अंदर डाल के देते हैं। और वो बॉटल जो है वो क्या है, पैकेजिंग, एंड देन उस बॉटल के ऊपर लेबल लगा के देते हैं कि इस पर्सन के लिए ये दवाई है। तो पैकेजिंग एंड लेबलिंग के प्रोसीजर भी डिस्पेंसिंग में आते हैं। और उसके अलावा लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं स्टोरेज की, लीगली तौर पे हमारा लॉ क्या कहता है। लीगल रिक्वायरमेंट्स मीन्स हमारा लॉ क्या कहता है कि किस मेडिसिन की कैसी स्टोरेज होनी चाहिए, कैसे कंटेनर के अंदर डालनी चाहिए। टैबलेट्स की कंटेनर्स डिफरेंट होते हैं और लिक्विड कंटेनर्स डिफरेंट होते हैं, सेमी सॉलिड्स के मेडिसिन के कंटेनर्स डिफरेंट होते हैं। लेबलिंग, सप्लाई और रिकॉर्ड्स, इस सब का जो हिसाब किताब है वो किस तरीके से मेंटेन करना है, सारा हमारा लॉ हमें बताता है। ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें सबसे पहले आती है डिस्पेंसिंग की डेफिनेशन, और उसके बाद डिस्पेंसिंग की डिटेल के डिस्पेंसिंग में किस किस नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। एक डिस्पेंसर या एक डिस्पेंसिंग करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ का पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है
जनरल डिस्पेंसिंग प्रोसीजर, मतलब कि डिस्पेंसिंग का प्रोसीजर क्या है। आपने डिस्पेंसिंग करनी है, आप एक मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं या आपका अपना मेडिकल स्टोर है, आपने उसके ऊपर डिस्पेंसिंग करनी है, तो क्या उसका तरीकाकार होगा? उसका तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले आप जो है आपने एक साफ सुथरा लैब कोट पहनना होगा। अब ये जो तरीकेकार है ये इसी तरतीब में है, ये एक तरतीब है, 1 2 3 4 वाली तरतीब है। सबसे पहले क्या है, आपके पास एक साफ सुथरा लैब कोट आपने पहना हो और वो स्पॉटलेस हो, क्लीन हो, आयरन हो। उसके बाद जो है आपने जिस जगह जिस काउंटर पे आप खड़े हैं वो काउंटर क्लीन हो। आपने उसको किसी ग्लास क्लॉथ के साथ या फिर आपने उसको किसी डस्टर या स्पॉन्ज के साथ जो है क्लीन कर लेना है। और आपने जो भी काम करना है वो आपने क्लीन एंड टाइडी मैनर में करना है। आपने चीजें इकट्ठी नहीं कर लेनी कि ढेर लगा हुआ है आपके फ्रंट जो डेस्क है उसके ऊपर। फिर आपके पास कोई पेशेंट आया, आपने उसकी प्रिस्क्रिप्शन पकड़ी, आपने उसकी प्रिस्क्रिप्शन पढ़ी। हमारे पास जो 90% पेशेंट आते हैं ना, वो ये अपनी दवाई मुंह से बताते हैं, ये वाली फलानी दवाई दो, और हम दे भी देते हैं। पाकिस्तान में जो लीगल प्रैक्टिसेस नहीं है, लेकिन लीगल प्रैक्टिस क्या कहती है कि आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है, आप उसको पढ़ो। आप सबसे पहले उस ड्रग का जो जेनेरिक नेम है वो पढ़ो। जेनेरिक नेम मतलब उसका ऑफिशियल नेम, और ऑफिशियल नेम के साथ क्या होगा, उसका रेफरेंस लिखा होगा कि ये बीपी का है या यूएसपी का जो भी है। देन आप उसका जो है डोजेज फॉर्म देखो कि कौन सी डोजेज फॉर्म मांगी गई है इसकी, वो आपके पास अवेलेबल भी है कि नहीं। स्पेसिफिक ड्रग का टैबलेट मांगा गया है, कैप्सूल मांगा गया है। फिर इसके बाद आपके पास ट्रेड नेम्स आ जाते हैं कि फर्ज करने की टैबलेट मांगी गई है उस ड्रग की, फिर आप देखते हो कि उस स्पेसिफिक ड्रग के आपके पास कितने ट्रेड नेम पड़े हैं, कौन कौन सी कंपनी की वो टैबलेट्स आपके पास पड़ी हुई हैं। ठीक है। उसके अलावा जो है आप उसकी इनकम्पैटिबिलिटी देखते हो। इनकम्पैटिबिलिटीज के अंदर जो है आप लोग ये भी देख सकते हो, बता सकते हो कि भाई आप कोई और दवाई तो नहीं खाते हैं, आप बीपी की फर्ज करें कोई ऐसी दवाई है जो कि किसी दवाई के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, तो आप उससे पूछते हो कि भाई आप कोई और दवाई तो नहीं लेते। अच्छा, समटाइम वो आपसे बंदा ये भी पूछ लेता है कि आपने जो है ये जो दवाई खा रहे हो ये किस चीज़ के लिए दवाई ली है। सम क्योंकि या फिर अगर कोई वर्बली बता रहा है तो वो भी पूछ लेते हैं भाई किसके लिए दवाई, किस चीज़ के लिए दवाई ले रहे हो। अगर दवाई कोई हाइपोटेंसी की या फिर कोई ऐसी मेडिसिन हो जो कि नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होती, तो यहाँ पे पूछ लिया जाता है ताकि अगर कोई बंदा गलत दवाई ले रहा है तो उसको बता दिया जाए। समटाइम ये होता है कि डॉक्टर गलती से प्रिस्क्राइब कर देता है, वो कंप्लीट हिस्ट्री नहीं लेता और गलती से प्रिस्क्राइब कर देता है। अब एक बंदे ने जाके डॉक्टर को ये नहीं बताया कि उसके जो है ना गुर्दे खराब हो गए हैं, ठीक है, और उसके गुर्दे ठीक से काम नहीं करते, और डॉक्टर को उसने नहीं बताया, तो डॉक्टर ने उसको एक ऐसी दवाई दे दी है जो कि एक्सक्रीट ही गुर्दों से होती है। अब फार्मासिस्ट को जाके वो दुकान पे जाके बता रहा है, वो थोड़ी देर लग गई उसको डिस्पेंस करने में, तो उसके साथ उसने कहानियां डाल ली। उस कहानियां डालने में उसने उसको बता दिया कि भाई मेरे तो गुर्दे भी खराब है, तो वो दवाई देखेगा तो वो कहेगा कि ये तो निकलती ही गुर्दे से है, एक्सक्रीट ही यूरिन के थ्रू होती है। तो वो उस टाइम पे आपकी दवाई के बारे में उसको पढ़ के उसकी कंट्राइंडिकेशन, उसकी इनकम्पैटिबिलिटीज देख सकता है। उसके अलावा जो है आपने कैलकुलेट करना है कितना डोज चाहिए, कितने दिन के लिए चाहिए, आपने उसको कंटेनर के अंदर डालना है। पाकिस्तान में तो जैसे मैंने आपको बताया कि बने बनाए कमर्शियली जो है वो स्ट्रिप्स वगैरह या फिर कंटेनर्स होते हैं, हम ऐसे ही दे देते हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में बल्क प्रोडक्ट होता है। वहां से जो आपकी जितनी पेशेंट को देनी है दवाई वो निकालते हैं, रिमूव करते हैं और पेशेंट को एक कंटेनर के अंदर डाल के देते हैं, उस कंटेनर का लेबल लगाते हैं, फिर उसको एक फाइनल पैकिंग के अंदर डालते हैं। फिर लास्ट में सारा कुछ चेक करते हैं, पेशेंट नेम लिखा है, रैपर में डालते हैं, रैपर के ऊपर भी वही लेबल लगाएंगे जो कि आपने कंटेनर के ऊपर लगाया है, मतलब रैपर मीन शॉपर, शॉपर के ऊपर। देन लास्ट के अंदर जो है ना आपने अपने मेंटेन करता है रिकॉर्ड के इतना मेरे पास था, इस ये पेशेंट आया और इसको मैंने इतना दे दिया। अब हमारे पास कंप्यूटराइज जो है इन्वेंट्रीज होती हैं। जब भी इन्वेंट्री आती है हम अपने कंप्यूटर के अंदर बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर जो है हमारे सारा इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं, हमें ये भी बताते हैं कि कौन कितनी दवाइयाँ जो हैं वो एक्सपायरी के करीब पहुंच रही हैं, या फिर अगर लॉ स्टॉक हो रहा है, स्टॉक कम हो रहा है, तो उसका भी हमें इन्फॉर्म करती हैं। तो इस तरीके से अब हमें मेंटेन करने की इतनी मुश्किल नहीं होती है, और हमारे लिए ये काम हमारा सॉफ्टवेयर कर देता है। तो ये एक तरीकेकार है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है कि आपके आपने लैब कोट पहन के रखना है, और एंड कहाँ पे हो रहा है आपने रिकॉर्ड कीप करना है। तो ये स्टेप्स आगे पीछे नहीं हो सकते, मतलब आप लास्ट में पहले रिकॉर्ड कीप करके लास्ट में जो है वो लैब कोट नहीं पहन सकते। तो ये 1 2 3 करके कंप्लीट स्टेप्स है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स का। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी आपका 5 नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है? सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो प्रिस्क्रिप्शन एक ऐसा रिटन ऑर्डर है जो कि आपको एक डॉक्टर देगा। अब हमारे पाकिस्तान में तो बहुत से डॉक्टर्स हैं और बाहर के मुल्कों में भी हैं डॉक्टर्स, बहुत हर प्रोफेशन का डॉक्टर है भाई। तो हम लोग डॉक्टर नहीं बोलते, हम फिर कहते हैं कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर देगा।
हम लोग ये कहते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन एक ऐसा रिटर्न ऑर्डर है जो कि या तो कोई फिजिशियन देगा या डेंटिस्ट देगा या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर देगा। डॉक्टर नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पे बच्चा अभी फार्मेसी टेक्नीशियन में एडमिशन लेता है तो साथ ही अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा देते हैं। लोग जो हैं, उनके वालिदैन ये कर रहे थे होम्योपैथिक का, तो वो भी उन्हीं के ही बनाए हुए क्लिनिक पे बैठ के 10 10 15 15 साल से काम कर रहे हैं। पढ़ाई उन्होंने मैट्रिक भी नहीं की हुई, तो वो डॉक्टर साहब ही हैं। तो डॉक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारी लीगल सारी डेफिनेशंस के अंदर से ये वर्ड रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में 90% लोग डॉक्टर्स हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन एक ऐसा रिटर्न ऑर्डर है या फिर एक रिटर्न फॉर्मेट के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो कि कौन हमें फराहम करता है, कौन हमें देता है, कोई फिजिशियन देगा, डेंटिस्ट देगा, या कोई भी ऐसा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर देगा कि कोई कंपाउंड कर दें या डिस्पेंस कर दें स्पेसिफिक मेडिसिन पेशेंट के लिए। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कर लें। अब आगे आते हैं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। सबसे पहले टॉप के ऊपर पेशेंट का नेम वगैरह लिखा होता है कि ये पेशेंट है, ये उसकी जो है मेल है फीमेल है, उसकी जेंडर क्या है, उसकी एज क्या है, एड्रेस के लिए भी होती है एक जगह। ठीक है, सबसे पहले नेम एज सेक्स एंड एड्रेस आता है, देन आता है डेट आती है। नंबर 2 के ऊपर क्या आएगी, यहाँ पे किनारे पे डेट लिखी होती है। डेट लगाने का ये मकसद होता है कि पता चल जाए, अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके जाए तो पता चल जाए ये रीसेंट प्रिस्क्रिप्शन है कि कोई साल हा साल खानदानी प्रिस्क्रिप्शन चल रही है। जब भी किसी का पेट खराब होता है ये प्रिस्क्रिप्शन बस फाइलों से निकालते हैं और ले जाते हैं डॉक्टर के पास। फिर आगे प्रिस्क्रिप्शन के टॉप के ऊपर ये आरएक्स लिखा होता है। आरएक्स का मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है रेसिपी, या इसका इंग्लिश में मतलब होता है यू टेक, आप ले लेंगे। नीचे मेडिसिन का नाम लिखा होगा ना, तो ऊपर लिखते हैं कि यू टेक, आप ये लें। प्रिस्क्रिप्शन इसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्शन, जैसे इस वर्ड को सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं। देन आपकी मेडिसिन का नाम लिखा आता है, या तो उसका ऑफिशियल नेम लिख सकते हैं या फिर उसका ट्रेड नेम लिख सकते हैं। मतलब या तो जेनेरिक का लिखते डॉक्टर लिख के देगा या ट्रेड नेम। बड़ा पाकिस्तानियों ने कोशिश की है, ड्रैप ने बड़े रूल्स बनाने की कोशिश की है कि जो ड्रग है उसका कंपनी नाम लिखने की जगह उसका जेनेरिक लिखें, ताकि कंपनीज को, ये जो कंपनीज अपना लोगों को, डॉक्टर्स को बेनिफिट्स दे के अपना प्रिस्क्राइब करवाती हैं, ये चीज खत्म हो सके। लेकिन नहीं खत्म हो रही। डॉक्टर अभी भी प्रिस्क्राइब जो है वो कंपनी नेम के साथ ही करता है, जेनेरिक नेम के साथ नहीं कर रहा। तो इंस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, जिसमें क्या आता है, ड्रग की का नेम आता है और उसकी क्वांटिटी आती है कि आपने इसको ड्रग को कितना देना है और कौन सा ड्रग देना है। देन सब्सक्रिप्शन के अंदर आएगा, ये है प्रिस्क्राइबर्स डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट। डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट को अंडरलाइन कर लें, ये सब्सक्रिप्शन है। इसमें वो उसको बताता है कि कितने डोजेस डिस्पेंस करने हैं। मतलब कि उसने कहा कि दिन में 3 दफा देनी है और 5 दिन तक देनी है। तो 5 दिन तक दिन में 3 दफा लेनी है। तो ये डॉक्टर ये कैलकुलेट, ये किसको बताया जा रहा है, ये सब्सक्रिप्शन है, ये पेशेंट को नहीं बताया जा रहा है, ये फार्मासिस्ट को बताया जा रहा है। वो आगे से काउंसलिंग करके बताएगा उसको। ठीक है, BID TID 3 टाइम्स अ डे 2 टाइम्स अ डे, ये जितने भी चीज लिखी होती है ये फार्मासिस्ट को इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो इसको अंडरलाइन करें, डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट। डायरेक्शन फार्मासिस्ट को दी जा रही है कि इतनी चीज डिस्पेंस कर दो, इतनी चीज डिस्पेंस कर दो। वो 5 दिन के हिसाब से 3 गोलियां जो है, 3 5 बार 15 उसको दे देगा गोलियां, 15 मेडिसिन टैबलेट्स उसको निकाल के दे देगा। देन आती है डायरेक्शंस टू पेशेंट। डायरेक्शंस टू पेशेंट, इसको अंडरलाइन करें। अब पेशेंट ने किस तरीके से दवाई लेनी है, अब उसको बताया जाता है उसने दिन में कितनी दफा लेनी है, 1 दफा लेनी है, 2 दफा लेनी है, 3 दफा लेनी है, विद फूड लेनी है, विदाउट फूड लेनी है। इसको, इसके साथ कोई कंट्राइंडिकेशन तो नहीं है, मतलब कोई ऐसी आपकी आपकी सेहत में कोई ऐसी चीज हो, या फिर आपका, जैसे कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो कि फीमेल्स नहीं ले सकती, कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो मेल्स नहीं ले सकते, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो कि आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन का कोई स्पेसिफिक जो है हालत है तो आप नहीं ले सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किडनीज खराब है तो नहीं ले सकते, लिवर अपनी फुल फुल सफिशिएंसी में है तो नहीं ले सकते। तो कंट्राइंडिकेशंस के केस के अंदर लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं, जो दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं, वो कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ नहीं ले सकती। प्रेग्नेंट जो होती हैं औरतें, वो कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ नहीं ले सकती। तो स्पेसिफिक कंट्राइंडिकेशंस के हिसाब से उनको डायरेक्शंस दी जाती हैं कि ये चीज़ इस तरीके से आपने लेनी है और इस तरीके से नहीं लेनी। अगर डॉक्टर ने कोई ऐसी दवाई प्रिस्क्राइब की है जो कि सेडेटिव है, मतलब उसको खा के नींद आ सकती है, ज़्यादातर एंटी एलर्जी जो होती हैं वो सेडेटिव्स होती हैं, या कुछ ओपियोइड्स हैं जो कि सेडेटिव्स होते हैं, तो वो साथ प्रिस्क्राइब साथ बताएंगे कि आपने इसको जो है किस टाइम पे लेना है, रात के टाइम पे लेना है या दिन में नहीं लेना। और अगर आप दिन में ले रहे हो तो आपने जो है ड्राइव नहीं करनी है, कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी वगैरह काम नहीं करना जिसमें आपको 100% अपना फोकस चाहिए।
और लास्ट में लिखा आता है, अब आपने यहाँ पे डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट और डायरेक्शन टू पेशेंट इसको अंडरलाइन जरूर करना है। ये डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट एंड डायरेक्शन टू पेशेंट, ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है। लास्ट में है रिफिल स्टेटस, कि ये आपकी प्रिस्क्रिप्शन रिफिल हो सकती है या नहीं। अब एक पेशेंट है, उसको क्रॉनिक डिजीज है। क्रॉनिक डिजीज मतलब कि उसको सिर्फ और सिर्फ उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, वो उसने बस प्रिवेंटिव में ये, सॉरी, उसका जो है क्योर नहीं होगा, उसका पूरी जिंदगी ट्रीटमेंट चलता रहेगा। जैसे आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस का कोई क्योर नहीं है, उसका ट्रीटमेंट है। पूरी जिंदगी बस आप जो है वो अपनी सिम्टम्स को कम कर सकते हो, सिम्टम्स को मेंटेन कर सकते हो। तो ऐसे पेशेंट जो है उनको पेन किलर्स चाहिए होती हैं, ऐसे पेशेंट्स को जो है स्टेरॉइड्स चाहिए होते हैं। तो उनके जो रिफिल स्टेटस होता है ड्रग का वो ज्यादा ही होता है। मतलब कि 3 टाइम्स रिफिल हो सकती है, 4 टाइम रिफिल हो सकती है, 5 टाइम रिफिल हो सकती है। ऐसा नहीं होता कि ये 5 गोलियां खाई हैं, ये 15 गोलियां खाई हैं तो उसके बाद आपने ये मेडिसिन खानी ही नहीं है। तो जो इसी तरह से और भी बहुत सी ऐसी क्रोनिक डिजीजेज होती हैं, जो लॉन्ग टर्म डिजीज होती हैं, उनके केस में रिफिल स्टेटस ज्यादा दिया जाता है। और जो डिजीज, मतलब जैसे आपको एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, डॉक्टर ने आपको कहा 5 दिन तक गोली खाएं, डॉक्टर ने आपको कहा 3 दिन तक गोली खाएं, अगर फिर भी खराब रहता है तो 5 दिन तक खा लें। और 5 दिन तक भी नहीं ठीक होगा तो बस, ये नहीं उसने कहा कि 10 दिन और खाएं, 15 दिन और खाएं, महीना और खाते रहें। तो स्पेसिफिक जो है वो कंस्ट्रिक्शंस होती हैं, स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, रेगुलेशंस होती हैं कि कौन सी दवाई को रिफिल आप करवा सकते हो और कौन सी दवाई को आप रिफिल नहीं करवा सकते हो। और सबसे लास्ट में प्रिस्क्राइबर का नाम, सिग्नेचर और उसका एड्रेस होता है, जो कि ज्यादातर जो है प्रिस्क्राइबर का स्टैंप होती है, उसके ऊपर उसका नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका नंबर वगैरह लिखा होता है। तो साथ आप लोगों ने ये डायग्राम भी बनानी है। इस डायग्राम में सबसे पहले जो जो सारी चीजें ऊपर बताई हुई हैं, जिस जिस तरीके से पार्ट्स हैं, उस तरीके से आपने सारे पार्ट्स बनाने हैं और उनको लेबल करना है। सबसे पहला पार्ट ये था कि नेम, एज और ये सारा कुछ पेशेंट डाटा लिखा होगा। देन यहाँ पे आप डेट लिख लीजिएगा, इस प्रिस्क्रिप्शन में डेट नहीं है, सेकंड चीज डेट थी। थर्ड चीज सुपरस्क्रिप्शन थी, RX इज सुपरस्क्रिप्शन। उसके बाद इंस्क्रिप्शन था, इंस्क्रिप्शन दवाइयाँ होती हैं, दवाई और उसका डोज इंस्क्रिप्शन। फिर ये डिस्पेंस करो 20 टैबलेट्स, ये है। ये क्या है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होती है? सब्सक्रिप्शन होती है डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट। उसने फार्मासिस्ट को क्या कहा कि 20 टैबलेट्स उसको डिस्पेंस कर दें। फिर नेक्स्ट आपके पास आएगी सब्सक्रिप्शन के बाद क्या आती है? सिग्नेचरा। सिग्नेचरा में क्या आता है? डायरेक्शन टू पेशेंट। डायरेक्शन टू पेशेंट क्या है कि आपने एक लेनी है TID, और फिर लास्ट में रिफिल, और एट द एंड जो है डॉक्टर का सिग्नेचर और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि मोस्टली उसके स्टैम्प की फॉर्म के अंदर होता है। ये भी, ये आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस किए हैं। ये क्वेश्चन आपका विद डायग्राम है। 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं, तीनों क्वेश्चन आप लोगों को 5 नंबर के सवालों के हवाले से आ सकते हैं।